बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सबकी आज बात करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। Structuralism can be defined as it is about finding the fundamental basic units or elements that make up any system and discovering the rules that govern how these units can be combined. स्ट्रक्चरलिज्म में उन तमाम यूनिट्स एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया जाता है, उन तमाम रूल्स को डिस्कवर किया जाता है जो रूल्स मिलकर एक यूनिट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लें ट्री के बारे में। ट्री क्या है? ट्री एक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में दरख्त कहते हैं। अब इस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जिन्होंने मिलकर इस ट्री वर्ड को शेप दी है। आज की वीडियो इसी रिलेटेड है कि आप किस तरह से एक वर्ड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अगर हम एक लाइन में स्ट्रक्चरलिज्म को समझना चाहें तो नथिंग कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, कि हम अकेले में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसा कि अगर हम वर्ड बैग की एग्जांपल लेते हैं तो वर्ड बैग को हम अकेले में समझ नहीं पाएंगे। इसके स्ट्रक्चर की बात होगी, इसके रूल्स की बात होगी, इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में बात होगी, तभी हमें पता चलेगा कि ये बैग का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, इसकी जगह पे कोई और वर्ड भी यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये इस फैक्ट पे फोकस करती है कि किसी पर्टिकुलर आइडिया को या ट्रेंड को स्टडी करने के बजाय हमें उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए जिसने उसे शेप दी है। ठीक है, यानी कि उन रूल्स को स्टडी करना चाहिए जिन्होंने उस वर्ड को, उस सिस्टम को या उस ट्रेंड को या फिर उस पर्टिकुलर आइडिया को शेप दी है। ठीक है, इस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ने ना सिर्फ लिटरेरी स्टडीज़ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया बल्कि इस मूवमेंट ने फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में भी अहम किरदार अदा किया। अभी हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और क्यों दिया था। स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक 20वीं सेंचुरी इंटेलेक्चुअल अप्रोच है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि 1950 से लेकर 1960 तक चली। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था फर्डिनेंड डी सॉशर ने, जो कि फाइंडर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, और उन्हीं को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि फर्डिनेंड डी सॉशर ने ये मूवमेंट क्यों इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। प्लेटो के टाइम में ये कहा जाता था कि लैंग्वेजेस जो हैं वो सिर्फ चीज़ों को उनका नाम दे देना है। उस टाइम में ये यकीन रखा जाता था कि चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती गई उनको बस नाम दिए जाते गए। फर्डिनेंड डी सॉशर ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज सिर्फ चीज़ों को उनके नाम देना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों से पहले लैंग्वेज आई और लैंग्वेज ने हमारी हेल्प की कि हम चीज़ों को और कॉन्सेप्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें फर्डिनेंड डी सॉशर के लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। उन्होंने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए लिंग्विस्टिक के अंदर, उनको अगर हम समझ लेंगे, जैसे सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग पैरोल, आर्बिट्रेरीनेस, उसके अलावा बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया, अगर हम इनको समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से फर्डिनेंड डी सॉशर ने प्लेटो के टाइम पीरियड के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको रिजेक्ट किया। यहाँ पे हम बात करते हैं रोलैंड बर्थेस के बारे में। रोलैंड बर्थेस कहते हैं कि रीड टेक्स्ट एज एन इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ साइंस दैट रेफर्स टू वन एंड अदर रादर देन टू एन एक्सटर्नल मीनिंग। कहते हैं कि टेक्स्ट एक इंटर रिलेटेड सिस्टम है साइंस का, जो एक दूसरे को रेफर करता है, ना कि किसी भी एक्सटर्नल मीनिंग को, जो मीनिंग उसको उसके ऑथर ने दिया है या फिर रीडर ने दिया। जैसे अगर हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करें तो वहाँ पे हमारा सेंटर रीडर आ जाता है। फेमिनिज्म की बात करें तो इस तरह से जो मीनिंग है वो ना तो किसी ऑथर ने फिक्स किए हैं, ना ही किसी रीडर ने फिक्स किए हैं, बल्कि ये टेक्स्ट जो वो एक दूसरे को रेफर करते हैं। साइंस जो है वो एक दूसरे को रेफर करते हैं रादर देन टू एन एक्सटर्नल मीनिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉशर every language has different signs and these signs are consist of signifier and signified. These signs give the meaning to text. यहाँ पे बात हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर लैंग्वेज जो है उसके डिफरेंट साइंस हैं और ये साइंस जो है वो कंसिस्ट होते हैं, सिग्निफायर पर कंसिस्ट होते हैं और सिग्निफाइड पर। ये साइन जो हैं ये मीनिंग देते हैं टेक्स्ट को। अभी हम बात करते हैं कि फर्डिनेंड डी सॉशर ने सिग्निफायर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या है। A signifier is the sound, image or written shape. For example, when we speak the word dog or write it, it would be a signifier. Signifier क्या है? ये एक साउंड इमेज है, ठीक है, या फिर रिटन शेप है किसी भी वर्ड की, किसी भी शेप की। जैसे हम कहते हैं कि all words are signifier, जितने भी वर्ड्स हैं वो सब सिग्निफायर हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल लें डॉग की,
ये एक सिग्निफायर है, ठीक है। बुक की ये एक सिग्निफायर है। बैग, पेन, ग्लास, पेपर, फ्लावर, ये तमाम वर्ड्स जो हैं, ठीक है, साउंड इमेज जो हैं, जो रिटन शेप में हो, अगर हम उनको प्रोनाउंस भी करें तो वो सिग्निफायर होंगे। और जो ओरिजिनल में डॉग होगा, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो डॉग है ये सिग्निफाइड है, ठीक है। और ये जो डॉग लिखा हुआ है जो रिटन शेप में है, ये हमारा सिग्निफायर है, ठीक है। यानी कि जो साउंड है या जो इमेज है वो सिग्निफायर है। तो स्टूडेंट, सिग्निफाइड क्या है? अ सिग्निफाइड इज द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द सिग्निफायर। जैसा कि हमने पहले बात की कि वो कॉन्सेप्ट जो सिग्निफायर से एसोसिएट होता है, जैसे हमने डॉग का पढ़ा, तो डॉग जो एक रिटन वर्ड है, जो अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब जब हम डॉग सुनते हैं, जब भी कोई हम वर्ड डॉग सुनते हैं, तो इंस्टेंटली हमारे माइंड में एक 4 लेग्ड एनिमल जो है वो उसका इमेज बन जाता है। अब वो मौजूदा डॉग, वो 4 टांगों वाला जो डॉग है वो सिग्निफाइड है, यानी कि ओरिजिनल में वो जो डॉग है वो उसका जो वजूद है वो सिग्निफाइड है, और वो वर्ड जो लिखा हुआ है, जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो सिग्निफायर है। जैसा कि बुक की एग्जांपल लें, बुक जो है वो अगर हम उसको लिख देंगे बुक, तो वो सिग्निफायर होगा, और अगर बुक हमारे पास होगी तो वो सिग्निफाइड है, ठीक है। इसी तरह से फ्लावर जो है, फ्लावर अगर हम लिख देंगे तो वो सिग्निफायर होगा, और अगर हम एक्चुअल में वो फ्लावर हमारे पास होगा तो वो सिग्निफाइड होगा। आई होप आपको सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं फर्डिनेंड डी सॉशर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लैंग एंड पैरोल का। लैंग क्या है और पैरोल क्या है? ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग एंड पैरोल। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सिंपली कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लैंग क्या है और पैरोल क्या है। सर कहते हैं कि जितने भी सिस्टम है ज़ुबान के, उसके सारे लफ्ज़ जो हैं, उसकी सारी ग्रामर जो है, उसके सारे असूल जो हैं वो लैंग है, ठीक है। जितने भी ग्रामर, कितने भी सिस्टम हैं, जितनी भी ज़ुबानें हैं, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनके सारे वर्ड्स, उसकी सारी ग्रामर, सारे असूल जो हैं वो क्या हैं? लैंग हैं, ठीक है। इट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। दिस इंक्लूड द साउंड सिस्टम, वोकैबुलरी एंड ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि लैंग में जितनी भी ज़ुबानें हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन फॉर एग्जांपल लेते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी ग्रामर है, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जब तक हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते, जब तक उनको अप्लाई नहीं करते, वो सब हमारे लिए लैंग है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो है उसको लैंग कहा जाता है। पैरोल की एग्जांपल है इज एक्ट ऑफ अटरनेस। अटरनेस यानी कि पैरोल ये कि कोई कितना उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमने प्रीवियस बात की लैंग के बारे में, कि वो जो सिस्टम है ज़ुबान का, जो उर्दू का सिस्टम है, जो अरबी का सिस्टम है, जितनी भी ज़ुबानें हैं, जितने भी उनके वर्ड्स हैं, जितनी भी ग्रामर है, जितने भी रूल्स हैं, सब लैंग है। अब उन सिस्टम्स को, उन रूल्स को कितना यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कितना उनको पर्टिकुलर यूज़ किया जा रहा है, और कितना उनके ऊपर अमल किया जा रहा है, कितने वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब को हम पैरोल कहते हैं। यानी पूरी इंग्लिश एक ज़ुबान है, एक बंदे को वो कितनी आती है, कितने लफ्ज़ आते हैं, उसको हम पैरोल कहते हैं। ओवरऑल जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको हम लैंग कहेंगे, और किसी एक इंसान को कितनी लैंग्वेज आती है या कितना वो जानता है, उसको हम पैरोल कहेंगे। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर हम बुक में इसको पढ़ेंगे तो वो लैंग होगा, ठीक है, क्योंकि बुक में वो पूरा टेंस लिखा होगा, उसके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, फॉर्म्स हैं, सब कुछ उसमें लिखा होगा, एग्जांपल्स लिखी होंगी, वो सब हमारे लिए लैंग होगा। लेकिन जब हम उस टेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, और अपने पास से उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकली जो है वो वर्ड्स सेंटेंसेस बनाएंगे, तो उसको हम पैरोल कहें। हम पैरोल को समझें अपने वर्ड्स में। पैरोल क्या है कि ये कोई राइटर जिस सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ का जितना भी निज़ाम है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, रसूमात हैं, उनमें कितने वो जानता है, कितनी रसूमात, कितनी वैल्यूज़, कितनी एस्पेक्ट को प्रैक्टिकल कर रहा है, उनकी कितने उस नॉलेज की प्रैक्टिस वो कर रहा है, उस चीज़ को हम पैरोल कहते हैं। यही बात फर्डिनेंड डी सॉसर भी कहता है कि कोई भी रिटन वर्क, जो भी राइटर वर्क लिखता है, वो उसे सोसाइटी देती है, वो खुद कुछ नहीं लिखता, वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को लिखता है। और तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना है। फर्डिनेंड डी सॉशर ने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था आर्बिट्रेरीनेस का। आर्बिट्रेरीनेस अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉशर, द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज प्योरली आर्बिट्रेरी, that it is not based upon any logic
एंड रीज़न, ये कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी है। ठीक है, अब आर्बिट्रेरीनेस क्या है? आर्बिट्रेरीनेस चीज़ों के दरमियान, लफ्ज़ों के दरमियान जो एक 1 to 1 का कनेक्शन होता है, यानी कि लॉजिकल होता है। ठीक है, फर्डिनेंड डी सॉसर ने इसको चैलेंज किया है और कहा है ये ऐसे लॉजिकल नहीं होता, यानी 1 to 1 नहीं होता, यानी कि आर्बिट्रेरी ये होता है कि यानी लफ्ज़ों को हर सोसाइटी में लोग अपने मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक समझते हैं। जो लफ्ज़ एक सोसाइटी में इस्तेमाल होता है वो दूसरी में नहीं होता। इट मीन्स कि एक सिग्निफायर के लिए बहुत से सिग्निफाइड हो सकते हैं और एक सिग्निफाइड के लिए बहुत से सिग्निफायर हो सकते हैं। अगर हम आर्बिट्रेरीनेस की मिसाल लें तो शुरू में जब लैंग्वेज फॉर्म्ड हुई है तो किसी ने 4 लेग्ड एनिमल को डॉग का नाम दिया और सब लोगों ने इसको डॉग कहना शुरू कर दिया। बाद में जैसे जो है वो कन्वेंशंस बन गई कि इसको हमने डॉग ही कहना है। बाद में क्या हुआ कि सब ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि ये डॉग ही है। फर्डिनेंड सोशर अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि अगर सिग्निफायर और सिग्निफाइड में जो रिलेशनशिप है वो लॉजिक पे डिपेंड हो तो फिर पूरी दुनिया में 4 लेग्ड एनिमल के लिए एक ही सिग्निफायर क्यों नहीं यूज़ हुआ। लेकिन फ़र्क ये है कि तमाम लैंग्वेज में डॉग का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज में डॉग को डॉग कहा जाता है और जर्मन लैंग्वेज में हंड कहा जाता है और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको चेन कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्डिनेंड डी सॉसर कहते हैं कि एक ही सिग्निफायर क्यों नहीं यूज़ हुआ, लेकिन फ़र्क ये है कि तमाम लैंग्वेज में डॉग का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप आपको आर्बिट्रेरीनेस की समझ आई होगी। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट दिया था फर्डिनेंड डी सॉसर ने बाइनरी ओपोजिशन का। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस। लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस है, क्योंकि एक चीज़ इसलिए होती है क्योंकि वो दूसरी नहीं होती। ठीक है, जैसा कि अगर हम एंटोनिम्स को लेके समझें, जैसे डे है तो नाइट है। ठीक है, अब जो नाइट है वो डे नहीं हो सकता क्योंकि वो नाइट है। ठीक है, यानी कि हमने इसको समझा ना कि एक चीज़ इसलिए वो होती है क्योंकि वो दूसरी नहीं होती। जैसा कि हम चेयर की एग्जांपल लेते हैं, अब चेयर जो है ये टेबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो चेयर है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को ओपोजिशन में समझना। हम एंटोनिम्स में इसमें समझें तो गुड जो है वो गुड है और ईवल जो है वो ईवल है, यानी कि बाइनरी ओपोजिशन है चीज़ों में, वो इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो दूसरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक बाइनरी ओपोजिशन है कि उसने कहा है कि लैंग्वेज जो है ये सिस्टम है डिफरेंसेस का। तो हम इसको एंटोनिम्स के एग्जांपल के थ्रू जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि अच्छा, बुरा। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्ट्रक्चरलिज्म को समझा, स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। इसी के साथ ही अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।